देखो चैप्टर का नाम हमारे क्या है, विद्युत धारा है ना। बिल्कुल किताब का भी बंद रखना, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत धारा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इससे थोड़ा सा ना जो विद्युत धारा है इसके पहले हमें कुछ आवेशों को समझना होगा। देखो इसमें जो भी चीजें हम पढ़ेंगे ना वो सब चीजें अजम्पशन है, एक ऐसा माना गया। इसमें जो भी मान लो कि इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन किसी ने देखा नहीं है, बस एक कल्पना है कि हाँ इलेक्ट्रॉन कोई चीज होती है जिस पर इतना आवेश होता है, वो इधर से इधर मूव करती है, जाती है, दौड़ती है, बस यही है। उसके बारे में कोई पता नहीं। जैसे हम कहें कि पाइप में पानी बह रहा है तो पानी तो हमें दिखाई नहीं दे रहा ना, लेकिन हम कहेंगे कि इस तार में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बहना बस एक कल्पना है, वो कि बता नहीं, कोई देखा नहीं कि हाँ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, रियल में बह रहे हैं। बस एक कल्पना, उस कल्पना के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं, आजकल जितनी भी चीजें हैं, जो लाइट जल रही है, सब एक कल्पना के बेस पर सब चीजें बह रही हैं। ऐसा किसी ने देखा नहीं है इलेक्ट्रॉनों को। बाकी हम बात करते हैं। गुड। देखो विद्युत धारा से पहले हम ना एक समझते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये बताओ मुझे आवेश क्या होता है। सिर्फ आवेश की बात करते हैं, चार्ज की। चार्ज से सब कुछ समझ आ जाएगा। आवेश जिसे हम बोलते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है, देखो पहले ये समझो, जिस तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई भी पदार्थ है, अगर हम किसी भी इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी पदार्थ का नाम ले रहे हैं तो उस पदार्थ का मतलब क्या है। अगर हमने कभी भी कहीं पर भी बोल दिया कि इस ब्रह्मांड में पदार्थ है, तो पदार्थ का मतलब ये होता है कि उसके पास क्या है, उसके पास द्रव्यमान होगा। अगर कोई पदार्थ है तो क्या होगा, द्रव्यमान होगा ना। और उसके पास क्या होगा, अगर द्रव्यमान है तो आयतन कन्फर्म होगा। भाई द्रव्यमान है तो कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा। तो जिस तरह से इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हैं, अगर वो पदार्थ है तो उसके पास क्या होगा, उसके पास द्रव्यमान होगा, उसके पास आयतन होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हमने कहीं पर भी पदार्थ का नाम ले लिया तो उसके पास आवेश भी कन्फर्म है, आवेश भी होगा। उसके पास क्या होगा, आवेश भी होगा। अगर कोई पदार्थ है उसके पास द्रव्यमान होता है, ऑलरेडी आयतन होता है, उसके पास आवेश भी होता है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कहीं पर भी हमने पदार्थ का नाम लिया तो ये तीन चीजें कन्फर्म है उसके पास होंगी। अगर वो पदार्थ है तो पहला चीज क्या है, आवेश कन्फर्म होगा, उसके पास द्रव्यमान होगा, और क्या होगा, आयतन होगा। तो इसका मतलब कि इस ब्रह्मांड के हर एक चीज में जो भी चीज, अच्छा बता, जो भी चीज बनी है सबके सब पदार्थ से ही तो बनी है, सबके सब पदार्थ ही तो हैं। तो जो भी चीजें हैं उन सब में आवेश होगा कन्फर्म। यानी कि आवेश क्या है बताओ। अगर हम अब पूछें कि आवेश क्या है तो क्या कहना चाहोगे। आवेश, चार्ज। बताओ खुशी, कुछ बोलना चाह रही हो, बोलो आवेश क्या है। पढ़ो ना तुम लोग, एक बार इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हो, एक बार विद्युत धारा पढ़ चुके हो ना। बताओ आवेश क्या है। देखो अगर हम इसको देखें ना तो इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मास। अगर उसके पास द्रव्यमान है तो उसके पास क्या होगा, आवेश होना जरूरी है ना। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या होती है, आवेश द्रव्यमान की एक मूलभूत विशेषता है, एक मूलभूत विशेषता है। मतलब इसके पास ये चीजें होना तय है, कुछ भी हो जाए। मूल मतलब क्या होता है, जड़ होता है ना एकदम। मूलभूत विशेषता एकदम बेसिक विशेषता है उसकी, कि अगर उसके पास मास है तो उसके पास क्या होगा, चार्ज होगा। अब ये आवेश कितने प्रकार के होते हैं,
ये आवेश दो प्रकार के होते हैं ना, बातें नहीं करो, बातें करोगे यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश, धन आवेश का मतलब जिसे हम पॉजिटिव आयन पॉजिटिव बोलते हैं, और ऋण आवेश मतलब नेगेटिव। देखो अगर कहीं पर भी इससे लिखा है प्लस बना के ब्रैकेट बना दो फिर वी लिख दो, इसका मतलब नेगेटिव बोला जा रहा है। नेगेटिव मतलब क्या? मतलब ये प्लस है ना तो क्या बोलेगा? पॉजिटिव बोला जाएगा। नाम क्या होगा? धनावेश। और अगर माइनस है इसका मतलब हो गया ऋणावेश। अब ये धनावेश और ऋणावेश, देखो इसको हमने एक ही बार में लिखा, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अगर हम इसको अलग अलग करें तो होता है धन आवेश। इसके पास कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। और एक के पास होता है ऋण आवेश। ऋण आवेश, इन दोनों का मतलब क्या होता है हम अलग अलग समझते हैं। धन आवेश क्या होता है? धन आवेश जिसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? अगर याद करो तो हमने पिछले क्लास 9 में पढ़ा होगा, उसके बारे में पढ़ा था ना, परमाणु के बारे में पढ़े थे। परमाणु के बारे में पढ़ोगे, इसके पहले अणु के बारे में पढ़ोगे ना, मॉलिक्यूल्स, परमाणु को एटम बोलते हैं ना। तो परमाणु कैसे बना? परमाणु किससे मिलकर बना होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है ना। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो देखो एक फिनोमिना क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं। धनावेश क्या होता है? देखो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वह वस्तु धन आवेशित कहलाती है। धन आवेशित कहलाती है। समझा रहे इसका मतलब क्या? इसका तुम्हें एग्जाम्पल बताते हैं, उससे समझ में आएगा। ओके देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि धनावेश मतलब क्या होता है? धन आवेश का मतलब यह होता है कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो वह धन आवेशित कहलाती है। धन आवेशित का मतलब ये कि जैसे एक होता है हमारे पास कांच की छड़ ले लो, ये ऐसे कांच की छड़ मतलब क्या? ग्लास, कोई ग्लास की रॉड हो, ऐसा नहीं मेले में देखोगे ऐसे मिलता है जी, तो ग्लास की रॉड हो, उसको आप किस पर रगड़िए? उसको रेशम के टुकड़े पर रगड़िए। ये क्या हमारे पास? रेशम का कपड़ा है, उसी को रेशम का टुकड़ा बोल दे रहे हैं। रेशम का टुकड़ा, रेशम का टुकड़ा। और ये क्या है? ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ है और ये रेशम का टुकड़ा। तो अगर हम कांच की छड़ को इस रेशम के, मान लो कांच की छड़ हमारे पास है और रेशम का टुकड़ा, हमने दोनों कैसे रगड़ रहे हैं? ऐसे रगड़ रहे हैं। तो रगड़ने से क्या होता है ना कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं उसका फिनोमेना देखो, समझो ध्यान से। देखो मान लो ये है परमाणु, किसका? ये परमाणु है कांच के टुकड़े का, ये कांच की छड़ वाला, कांच की छड़ का है। और ये परमाणु किसका है? ये परमाणु इसका, रेशम के टुकड़े का, रेशम का टुकड़ा ये है। देखो अब इसके पास ये है, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में से घूमते रहते हैं, तो जानते होगे ना, क्लास 9 में पढ़ाया होगा जी ने। देखो सबसे बीच में क्या होता है? सबसे बीच में न्यूक्लियस होता है ना, जिसमें क्या होता है? जिसमें एक प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर क्या इसके बाहर ऐसे चक्कर लगाते रहते कौन? इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ना, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रह रहे हैं ये।
तो इनका एक अपना निश्चित कक्षा होती है, निश्चित एक जगह होती है, एक निश्चित रास्ता होता है, उसी रास्ता को हम कक्ष बोलते हैं, इनका ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इसमें। ये मिस्टर अखिलेश ज़्यादा बार हो जा रही है, 2-3 बार हमने बोल दिया, उठा के बाहर फेंक देंगे अब की बार, ठीक है। ये है, ये है, ये, और इसमें देखो ये, इसमें भी न्यूक्लियस होता है बीच में। न्यूक्लियस मतलब उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं बीच में, ये न्यूक्लियस। इसमें 2 चीज होती है, कौन कौन होती है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाकी इलेक्ट्रॉन क्या होती है? बाहर चक्कर लगाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते हैं। ये क्लास 9 में पढ़े हो जी वाला चीज? क्लास 9 में पढ़े हो कुछ चीज के बारे में? अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन बना देना, देखो ये परमाणु किसका हमने बनाया है? कांच की छड़ का बनाया ना। और ये परमाणु किसका है? रेशम के टुकड़े का। सिर्फ एक परमाणु की बात करें, मतलब कैसे धनावेशित हो रहा है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांच की छड़ है और ये रेशम के टुकड़े का एक परमाणु है। ये क्या है? एक परमाणु है, और ये भी एक परमाणु है। ओके, ये परमाणु देखो एक कल्पना मात्र है, ऐसा हमने कहीं देखा नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने ऐसा देखा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं इसमें, ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा किसी ने नहीं देखा। हमने परमाणु को नहीं देखा अच्छे से। परमाणु जानते हो? परमाणु को जब एकदम बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो परमाणु बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है, ऐसे बिल्कुल ब्लर दिखाई देता है। दिखा रहे कैसे? ऐसे दिखाई देता है परमाणु, ये ऐसे 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 घूमता दिखाई देता है। तो हम लोग कल्पना कर लेते हैं। साइंटिस्टों ने कल्पना किया कि देखो ये गोल ऐसे किस आकार का बन रहा है? गोल गोलाकार का। तो कहते हैं कि ये परमाणु गोलाकार होता है। इसके बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, किसी ने देखा नहीं है, बस इसको महसूस किया है। जैसे हम सब लोगों ने सुना होता है ना कि हवा चल रही है, तो हवा को हम देखते नहीं है ना, लेकिन हम महसूस करके बोल देते हैं कि हाँ हवा है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, कौन कहाँ पे है ये किसी ने देखा नहीं है, बस इसको महसूस किया गया। इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए ऐसा पता लगाया गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, बाकी अंदर इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। वो सब चीजें आगे तुम्हें बताया जाएगा, लेकिन इसमें नहीं बताया जाएगा, वो केमिस्ट्री में बताया जाएगा। शायद 9th में बताया गया जब पढ़ोगे अणु परमाणु पढ़े होगे, उसमें पढ़ाया गया होगा। एटम एंड मॉलिक्यूल्स एक चैप्टर था, उसमें पढ़ाया गया होगा ये सब चीजें। अब देखो ये परमाणु है और ये दोनों के दोनों किसके ये रेशम का परमाणु है और ये किसका परमाणु है? कांच की छड़ का परमाणु है। अब हम दोनों को रगड़ना शुरू कर दिए। हम जैसे अब ये बताओ, ये जो हमारे रेशम का कपड़ा है, और रेशम का कपड़ा भाई कोई भी पदार्थ हो सब किससे बने होते हैं? सब परमाणु से ही तो बने होते हैं। इनके बनने का प्रोसेस जानते हो कैसे होता है? इनके सबसे पहले कोई मान लो कि ऐसे रेशम का कपड़ा हम कर लेते हैं, कोई कपड़ा कर लेते हैं। अब ये कपड़ा जानते हो किससे बना होता है? कपड़ा कणों से मिलकर बना होता है। और कण किससे मिलकर बना होता है? कण अणुओं से मिलकर बना होता है। अब अणु किससे मिलकर बना होता है? अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों चीजों से मिलकर बने होते हैं। दिखने में कपड़ा है, लेकिन वो किससे बना है? कण से बना है। वो कण दिखने में लग रहा है, लेकिन वो भी किससे बना है? अणु से बना है। और वो अणु किससे बना है? परमाणु से। और वो परमाणु किससे बना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे छोटी चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इससे छोटी चीज कोई नहीं है। ओके, तो अब हम इन दोनों को क्या करें? देखो ये कांच की छड़ है और ये रेशम का टुकड़ा। तो समझ जाओ कि हमने इसको जूम कर दिया। इसमें से एक परमाणु था, इसको हमने जूम कर दिया काफी ज्यादा, और यहां से एक परमाणु, इसको हमने यहां जूम कर दिया। ओके, अब एक चीज और जान दो कि अगर मान लो कि घर में कोई लड़का है, बच्चा है, तो अगर उसके फैमिली वाले हैं, तो अगर वो बच्चा फैमिली में रह रहा है, हमेशा लगातार फैमिली में रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, तो वो उतना ज्यादा बिगड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा फैमिली से दूर रह रहा है, अपने घर परिवार से बहुत ज्यादा दूर, यानी कि दिन भर में मुश्किल से 1-2 घंटे अपने परिवार के साथ रह रहा है, बाकी दिन भर घूम रहा है इधर उधर,
तो वो बच्चा कहता है ना कि बिगड़ जाता है, तो उसको बिगाड़ने में, या फिर बिगड़ जाता है, या फिर जो बच्चा अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा है उसको बिगाड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता ना, वो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। लेकिन जो बच्चा अपने परिवार के साथ रहता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, तो उस पर ज़्यादा, अगर यानी कि जिसके माता पिता बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं अपने बच्चे के प्रति, तो उनका बच्चा जल्दी से बिगड़ता नहीं है, उनके बच्चे को कोई बिगाड़ भी नहीं पाता अच्छे से। तो अब यहाँ देखो सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं ना, और प्रोटॉन कैसा होता है, धन आवेशी चार्ज होता है, और जितने भी धन आवेशी चार्ज होते हैं वो ऋण आवेशी चार्ज को अपनी तरफ खींचते हैं। अभी बताएंगे आगे, बस इतना समझो कि हर धनावेशी चार्ज ऋणावेशी चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी तरफ खींचता है ना जी, उसी तरह से धनावेशी चार्ज ऋणावेशी चार्ज को अपनी तरफ खींचते हैं। ओके, अब ये प्रोटॉन न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉनों को घुमाता रहता। तो अब देखो जो इससे ज्यादा पास होगा उस पर बहुत ज्यादा बल लगा करके खींचता है। जो इलेक्ट्रॉन जितना पास होता है वो ये न्यूक्लियस उसको बहुत ज्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। तो अब देखो इन सबको बहुत मजबूती से खींचेगा ना, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर चलेगा उनको क्या करेगा, उनको भी खींचेगा, लेकिन क्या उतनी मजबूती से खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। मतलब ये देखो ये इसकी पकड़ से दूर चला जा रहा है, ये देखो इतना दूर इलेक्ट्रॉन है, टीवी क्या थोड़ा सा इसकी पकड़ से दूर हो गया ना, इस पर देखो ज्यादा बल, जो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के जितना पास है उस पर क्या हो रहा है, उस पर ये बल बहुत ज्यादा लगा रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर है उन पर बहुत कम फोर्स लगा रहा है, बहुत कम बल लगा रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि ये परमाणु छोटा है और ये परमाणु कैसा है, बड़ा है। ये परमाणु मान लो छोटा है और ये परमाणु कैसा है, बड़ा है, और ये किसका है, रेशम के टुकड़े का। तो अब इस पर देखो ये क्या ऐसे बल लगा रहा है, ऐसे बल लगा रहा है। अब इसके पास ना ऐसा मान लो कि अगर कम इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, अब जब इन दोनों को हम रगड़ते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अच्छा बताओ, ये सब बहुत मजबूती से पकड़े हुए ना न्यूक्लियस इन सभी इलेक्ट्रॉनों को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। और लेकिन जो बाहर सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन अच्छे से मजबूती से पकड़े हुए हैं, नहीं, क्योंकि थोड़ा सा दूर है। तो जब हम इनको रगड़ते हैं ना तो ये इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां चले जाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन में चले जाते हैं। तो जो बच्चा बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा घूमता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको गांव वाले आवारा बोलने लग जाते हैं ना। तो आवारा गाली नहीं है वो, तो आवारा मतलब बिल्कुल टोटली फ्री होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके यहां चला आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आवारा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसे इंग्लिश में फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि ये अब न्यूक्लियस से बाहर चला गया ना। तो जो बच्चा अपने घर की मतलब नहीं, जो बच्चे कहते हैं कि अब घर में उसके माता पिता कहते हैं ना कि अब हमारे हाथ तर नहीं रह गया, हाथ तर नहीं रहने का मतलब कि हमारी पकड़ में नहीं है, जब मन करता है जब जहां मन तहां चला जाता है। तो अभी ये तो फ्री हो गया ना, जहां मन तहां जाएगा। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन जहां मन तहां जा सकते हैं, जी नहीं, क्योंकि ये एक परमाणु के अंदर बंधे हुए हैं, ये एक बल से बंधे हुए हैं जिसको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इससे ये अंदर बंधे हुए, तो बाहर नहीं जा सकते। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये देखो फ्री है। तो अब ये कूद करके, अब देखो अगर मान लो कि ये जा रहा है, इसके पास ये ज्यादा बल से खींच रहा है अपने इलेक्ट्रॉनों को, तो इसको भी क्या करेगा, इसको भी खींच कर अपने अंदर ले लेगा। तो ये उसको भी कहेगा अब तुम भी हमारे साथ घूमो ऐसे। तो ये भी यहां से निकला, इसके साथ घूमने लग गया, इसके साथ निकला, इसके साथ घूमने लग गया। तो मतलब बताओ, ये वाला परमाणु इसको बिगाड़ दिया ना, ये वाला परमाणु इसके इलेक्ट्रॉन को बिगाड़ दिया, अपने अंडर में ले लिया। तो ये भी इसके साथ घूम रहा है। और एक और चीज होती है, इसके पहले ना दोनों चीजें, ये कांच की छड़ और रेशम का टुकड़ा दोनों बैलेंस थे। बैलेंस का मतलब इनके परमाणु भी ना संतुलित थे, ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे ना तो प्रोटॉन ज्यादा थे। तो मान लो कि इसके पास 10 प्रोटॉन थे, इसके पास 10 प्रोटॉन थे, तो 10 न्यूट्रॉन भी थे, और 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन भी थे। तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, 10 धनावेश 10 ऋणावेश को आराम से कंट्रोल किए हुए था, कोई दिक्कत नहीं थी। और यहां भी क्या था, यहां था मान लो कि ऐसा एक मान लेते हैं, कोई अजंक्शन मान लेते हैं। यहां पर मान लो कि 20 प्रोटॉन था और 20 इलेक्ट्रॉन था। तो प्रोटॉन के पास धनावेश होता और इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेश होता, ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो अब देखो, जब मैंने इसको रगड़ दिया, इसको रगड़ करके क्या किया, जब हमने रगड़ा तो देखा कि एक इलेक्ट्रॉन, कांच की छड़ का जो एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके कहां चला गया,
यहां से निकल करके रेशम के टुकड़े वाले परमाणु में चला गया ना। तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा भाई? टोटल 10 था ना, तो अब 9 ही बचा, 9 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां पर 10 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ कौन ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है कि माइनस वाला ज्यादा है? प्लस वाला ज्यादा है। तो अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो धनावेशित हो जाता है। तो वही देखो लिखा गया, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है कि नहीं हुई है? यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां चले गए, तो यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं कि वस्तु कैसा आवेशित हो गया? धन आवेशित हो गया। और जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, सोचो इसके पास टोटल 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 20 प्रोटॉन थी, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद गया तो इसके पास टोटल कितने हो गए? 21 हो गए। अब बताओ 21 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन, किसकी मात्रा ज्यादा है? इलेक्ट्रॉनों की। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो ये किस तरह से कौन सा आवेशित होगा? धनावेशित कि ऋणावेशित? ऋणावेशित हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये फिनोमेना होता है, यानी कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन कि हमने सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की बात किया ना, ऐसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं यहां से यहां चले आते हैं। कांच की छड़ से कहां चले आते हैं? रेशम के टुकड़े पर आते हैं। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां चले आएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके इसमें चले आए, देखो ऐसे मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके यहां चले आए, तो बताओ धनावेशित कौन होगा? तो कांच की छड़ कैसा हो जाएगा? कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगा ना जी। सोचो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और रेशम का टुकड़ा कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित चार्ज हो जाएगा। सोच पा रहे हो? ये प्रोसेस होता है टोटल। ओके, तो इसी को लिखा रहता है ऐसे कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े, या फिर हम आज समझा दे कल लिखवा देंगे, ऐसे सही रहेगा? बोलिए, आज समझा देते कल लिखवा देंगे, नहीं तो लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे। हाँ सही है, फिर चलो लिख। रेशम के टुकड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर आ जाते हैं, रेशम के टुकड़े पर आ जाते हैं, जिससे बताओ कांच की छड़ कैसे हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी ना, जिससे कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है, अब सेम इसी का उल्टा क्या है? जैसे धनावेश हो गया, उसी तरह से दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। कौन है भाई? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की परिभाषा बता सकते हो क्या? एकदम बिल्कुल इसी का उल्टा हो जाएगा ना, कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो वह वस्तु कैसा कहलाएगा? ऋणावेशित कहलाती है ना। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, तो वह वस्तु ऋण आवेशित कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो इसका एग्जाम्पल है, एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, जैसे कि एक होता है हमारे पास एबोनाइट, जानते हो? एबोनाइट एक रबर आता है, तो एबोनाइट की एक छड़ ऐसे, ये रबर होता है एबोनाइट, ठीक है ना, बस इतना समझो। ये एक एबोनाइट बोलते हैं, एबोनाइट की छड़ है ये,
और एबोनाइट की छड़, बिल्ली देखो, बिल्ली बिल्ली पकड़ के उसी के ऊपर रगड़ दो, ये बिल्ली की खाल, तो थोड़ा अजीब होगा निकालना ना, ये बिल्ली की खाल, तो सिर्फ बिल्ली ऐसे कहीं मिलेगी, बिल्ली को पकड़ के एबोनाइट के ऊपर इसके रगड़ देना, बिल्ली की खाल। अब देखो, जब एबोनाइट की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, यहां पर देखो क्या रहता है, यहां पर छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर आ जा रहा था ना, और यहां पर क्या होता है, इसी का उल्टा, यहां पर इस बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, छड़ पर चले जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कूद करके यहां चले जाते हैं। तब बिल्ली की खाल बताओ किस कौन सी आवेशित रहेगी, इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, बोलो, ऋण आवेश आ जाएगा ना, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। और इस एबोनाइट की छड़ पर क्या होगा, एबोनाइट की छड़ धनावेशित हो जाएगी ना, ओके। ये होगा धन आवेशित चार्ज। तो समझ गए ऋण आवेशित कब होता है, धनावेशित कब होता है, कि जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो धनावेशित चार्ज हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तब वो ऋण आवेशित चार्ज हो जाता है। ठीक है, हमने उल्टा लिख दिया, क्या लग रहा है, अच्छा हाँ उल्टा लिख देना जी, ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज होगा, उल्टा में भाई। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कैसा होता है, धनावेशित होता है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते वो धनावेशित होता है। जैसे इसको ऐसे समझो जी, जब तुम कोई चीज मान लो कि कभी दान देते हो किसी को, मान लो कोई भिखारी आ गया उसको तुम दान दे रहे हो, तो जब दान देते हो अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करते हो ना, तो जब इलेक्ट्रॉन कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वो अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करता है, मतलब वो धन आवेशित हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, ऋण आवेशित चार्ज होता है। नोट कर लो इसमें। अब देखो इसमें हमने भी पढ़ा है धन आवेश और ऋण आवेश पढ़ा है ना, धन आवेश और एक है ऋण आवेश। देखो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है हमारे पास, इस पर धन आयन है, ठीक है, और ये कोई वस्तु है जिसके पास क्या है, ऋण आयन, तो इसके पास बताओ आवेश क्या है, समान है कि विपरीत है, बोलो विपरीत है ना जी, ये धन है और ये क्या है, ऋण है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, ये आकर्षित करेंगे। और सेम ही चीज अगर मान लो एक कोई ऐसा कोई वस्तु है जिस पर धन आवेश है, ऋण आवेश है, दूसरा कोई वस्तु है जिस पर भी क्या है, ऋण आवेश है, या फिर एक और वस्तु हो गया जिस पर क्या है, धन आवेश है, और दूसरे पर कैसा है, इस पर भी धन आवेश है, और ये धन आवेश, इस पर ऋण आवेश है और इस पर धन आवेश है। ध्यान से समझो, बताते हैं, ये ऋण आवेश है और इस पर कौन सा है, धन आवेश है, इस पर भी ऋण आवेश है और इस पर है धन आवेश, और इस पर है धन आवेश, ये ऋण आवेश है और ये भी कैसा है, ये धन आवेश है। देखो ऐसा देखा गया ना कि जो विपरीत आवेश वाले होते हैं ना, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखो ये माइनस और ये प्लस, बताओ दोनों विपरीत हैं कि समान है, बोलो दोनों विपरीत है ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये आकर्षित करेंगे। यहाँ भी देखो ये कौन से आयन बताओ, आवेश है, दोनों विपरीत है कि समान है, समान आवेश ना, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं। यानी कि अगर हम इन दोनों को पास लेकर जाएंगे ना तो ये दोनों चिपक जाएंगे, अगर इन दोनों को भी हम एक पास लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जैसे चुंबक देखो ना, तो चुंबक को एक ऐसा होता है कि जब हम दोनों समान पोल होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसके पास लेकर जाओ तो दूर भगाता है उसको, तो वो प्रतिकर्षित करता है। वैसे यहाँ पर भी अगर दोनों ऋण आवेशित हैं तो अगर हम दोनों को पास लेकर आएंगे तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से। ये भी क्या होगा, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि अब वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि विपरीत आवेश
विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और समान आवेश चाहे वो दोनों प्लस प्लस हो या फिर दोनों माइनस माइनस हो, एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बताओ इसमें चुंबकत्व का गुण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आखिर चुंबक ऐसे तो होता है कि दोनों खींचते हैं फिर दूर भगाते हैं, तो चुंबकत्व का गुण आ रहा है। अब इससे देखो हम आवेश की परिभाषा को एक नया परिभाषा, आवेश को हम एक नई परिभाषा से लिख सकते हैं। आवेश यानी कि चार्ज, हम आएंगे उस पे आएंगे, मतलब विद्युत धारा पर आएंगे, लेकिन उसके पहले भी कुछ आवेश उसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के विद्युत धारा पढ़ पाएंगे। आवेश अब बताओ क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, आवेश किसी वस्तु का गुण होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिससे उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो अभी तक तो ये समझ गया ना कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कैसे हो रहा है, चुंबकीय प्रभाव समझ रहे हो, लेकिन अभी ये विद्युत प्रभाव नहीं समझ पा रहे हो ना, तो विद्युत प्रभाव थोड़ा सा आगे समझोगे कि कैसे हो रहा है। बस ये है आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। आखिर देखो आवेश नहीं होता तो क्या इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता? जी नहीं होता ना, एक दूसरे को अपनी तरफ नहीं खींचते या फिर एक दूसरे से दूर नहीं भागते अगर उन्हें आवेश नहीं होता। जैसे सिंपली देखो, हम अगर इन दोनों को लेकर ऐसे करें, मान लो कि एक कागज है और एक कागज है, सिंपल कागज का टुकड़ा, देखो ना कागज का टुकड़ा है और ये मार्कर है, हम दोनों को पास लेकर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों में क्या, दोनों में आवेश है ही नहीं, ना तो इसमें प्लस माइनस आवेश है, ना तो इसमें कागज के टुकड़े में प्लस माइनस आवेश है। लेकिन अगर उसी कागज के टुकड़े को हम अगर हम बाल से रगड़ करके रखेंगे ना, तो एक दूसरे को खींच लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि कन्फर्म में एक पर धनावेश और दूसरे पर कैसा आ गया, ऋणावेश आ गया, ऐसा होता है। ये नोट करो।